हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि शेयर में क्या अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यू बची है या फिर ये शेयर और गिर सकता है यहाँ से। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारे कोई भी किसी भी शेयर के एनालिसिस का वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो मैं होप करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये तो आप सभी को पता होगा जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ये शेयर खासा गिरा हुआ है और पिछले 3 साल से लगातार एक अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें ये भी बात चल रही है कि थोड़ा सा भी इसमें बाइंग का मोमेंटम नजर जरूर आ रहा है। क्या देखते हैं इसमें क्या अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस इसके नाम में ही बता रहा है कि ये है ना हाउस बनाने के लिए, मतलब घर बनाने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। फाइनेंस मतलब लोन प्रोवाइड करवाता है। देखिए, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन ऑफ हाउसेज, फ्लैट टू इंडिविजुअल, कॉरपोरेट बॉडीज, बिल्डर्स एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग एक्टिविटीज। तो देखिए, जो भी आपको नया मतलब बिल्ड करना होता है, जैसे अगर आपको अपना घर बनाना है, अपने घर को रिनोवेट करना है और क्या कहते हैं कि अपने घर में रिपेयरिंग करवानी है, उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए तो ये हर तरीके के लोन आपको हाउस से रिलेटेड प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इस शेयर के गिरने का मेन कारण क्या है, हम इसको जानेंगे। तो देखिए, काम क्या करती है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो कंपनी की मार्केट कैप निकल कर आती है 16,500 करोड़ के लगभग। तो मोटा मोटा ये मिड कैप स्टॉक है, लेकिन मेन LIC ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर LIC ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसमें आप एक तरीके से ये तो सोच सकते हो कि ये एक लार्ज कैप जितनी कंपनी जितना इसका कारोबार तो होगा ही। अब अगर मैं कंपनी के पी रेशियो की बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो निकल कर आता है 6.28, जबकि इंडस्ट्री का पी देखिए 17 के पी पे इंडस्ट्री के स्टॉक चल रहे हैं। तो अगर मैं इसको इंडस्ट्री के मुकाबले देखो तो ये खासा सस्ता मिल रहा है आपको। और एक तरीके से आपको इसकी अर्निंग भी मेन बात की है कि कंपनी घाटे में नहीं है और आपको अच्छे खासे रेट पे मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर अभी तक इतनी बढ़त देखने को नहीं मिल रही है जितनी की इसकी वैल्यू होनी चाहिए। और मेन बात ये कि कंपनी का कारोबार खासा अच्छा है और इसकी मार्केट शेयर भी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इसका मार्केट शेयर भी खासा अच्छा है। अब मेन बात जो निकल कर आती है, जिसके लिए मैं एक पर्टिकुलरली आपको बोलूंगा कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसकी बुक वैल्यू। देखिए भाई साहब, बुक वैल्यू 360 रुपये की है, जो कि अगर मैं इसके अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करूं तो वो निकल कर आता है 0.91। तो अगर ये इसका अगर अभी ये शेयर का प्राइस चल रहा है लगभग 330 से 335 के लगभग, तो मतलब अगर मैं सिर्फ इसके बुक वैल्यू तक के लिए भी इन्वेस्टमेंट करूं तो भी मेरे को लगभग 10% के रिटर्न मिल जाएंगे। और एक तरीके से अगर जिस कंपनी की बुक वैल्यू खासी अच्छी है तो वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, उसकी बुक में भी पोजीशन खासी अच्छी है, बुक में भी वो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग होल्ड करता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव नजर आ रही है और ये बता रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर अभी आपको बहुत ही बढ़िया रेटों पर मिल रहा है। अब मेन बात ये कि अभी इसका जो पहले इसका जो आपको मैं वो प्राइस का फैक्टर बताऊंगा तब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब इसका आप अर्निंग पर शेयर देखिए, ये भी लगभग 52 रुपीज़ का है। तो ये संकेत यहाँ पे ये मिल रहा है कि कंपनी के मार्केट में इतनी लोग इस शेयर के बारे में इतना जानते भी नहीं है। फिर उसके बाद इस शेयर की इतनी क्या कहते हैं कि मार्केटिंग भी नहीं हुई है, मतलब बहुत सारे लोगों को शेयर के बारे में बताया भी नहीं गया। मतलब अगर मैं आज आपको बोलूँगा कि रिलायंस का शेयर, टाटा का शेयर, तो आप सभी को पता है, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर भी मार्केट में है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से देखिए, इसका अर्निंग पर जो शेयर जो है उसका मेन ये कि मार्केट में शेयर बहुत कम फ्लक्चुएट हो रहे हैं और इसके चलते इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी 52 रुपीज़ निकल कर आता है। मेन बात ये कि इसकी डिमांड उतनी नहीं है, लोग इतना लेने को तैयार नहीं है, तो उसकी वजह से इसमें ज़्यादा आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर मैं इसके फेस वैल्यू की बात करूँ तो वो तो मात्र 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है।
अब अगर मैं कंपनी की डिविडेंड की बात करूं तो भाई साहब इसका डिविडेंड यील्ड भी 2.42% का निकल कर आता है, और ये तो कुछ भी नहीं है। बीच में ये शेयर 190 का लो बनाया था इसने, जब ये कोरोना के समय में ये शेयर 190 के ऊपर चल रहा था। तो आप देखिए, अगर आपने 190 पे बाई किया होता तो आपका डिविडेंड यील्ड 5% के लगभग होता, क्योंकि अभी 2.5% है, और मैं वो उस वक्त शेयर की रेट अभी जो चल रही है उसके आधी थी। तो एक तरीके से स्टॉक डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है, तो फंडामेंटली इसका स्टॉक एकदम बढ़िया लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। और अगर मैं इसके डिलीवरेबल्स की बात करूं तो ये भी 36% की डिलीवरी फ्राइडे को देखने को मिली है LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। वैसे तो अगर 50% से ज़्यादा होती है तो उसमें माना जाता है कि उस स्टॉक में इंट्राडे कम हो रहा है। वैसे ये भी एक तरीके से ऐसा ही कहलाता है कि इसमें भी एक तरीके से इंट्राडे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हाँ, अब ठीक है डिलीवरेबल, लेकिन अगर जिस स्टॉक में 10-15% ही डिलीवरेबल्स होते हैं तो वो ज़्यादा हाई रिस्की स्टॉक कहलाते हैं। इसमें ज़्यादा रिस्क मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर इंट्राडे में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए, अब मैं कंपनी की अगर आपको जो टॉप लाइन जो कि कंपनी के रेवेन्यूज होते हैं, देखिए अगर मैं उसकी बात करूं तो इसमें तो मेरे को कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। आप देखिए, हर साल कंपनी का जो टॉप लाइन वाला चार्ट है, जो कि मैंने लाइट ब्लू वाली लाइन से आपको इंडिकेशन दे रखा है, देखिए हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं एक सही तरीके से समझाता हूं, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ये देखिए, इस बार था 14.10, फिर हो गया 14.87, फिर सीधा 17.39, फिर उसके बाद सीधा 19.70। आप देखिए हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, और ये यह इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक को इतना अभी तक पॉपुलर नहीं किया गया है, और इसमें अभी किसी मेन FII DII ने इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया है। ये यहाँ पर आपको सीधा इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि देखिए बिजनेस में मेरे को कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बिजनेस कंटिन्यूसली बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। अब आपके मन में ये ख्याल चल रहा होगा कि 2019 में कंपनी की जो टॉप लाइन है और जो कंपनी की बॉटम लाइन है वो 2020 में गिर गई है, जबकि रेवेन्यू बढ़ा है। तो इसका तो मैं आपको जब इसका इनकम स्टेटमेंट अच्छे से समझाऊंगा एक्चुअल फिगर्स के साथ, तब आपको उसका रीजन वैसे ही पता पड़ जाएगा। तो मैं उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी खासा अट्रैक्टिव है। देखिए प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की 40% है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, अब प्रमोटर होल्डिंग मतलब जो कंपनी के मेन ओनर्स, जो कंपनी के मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी होल्डिंग। अब मैं कंपनी के म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स की बात करूं तो मोटा मोटा 7% की होल्डिंग उनके पास पड़ी हुई है। और डोमेस्टिक यानी कि जो कंपनी के DIIs, कंपनी के नहीं मतलब जो अपने LICs होते हो गया, जो कि इंडिया का मेन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो उसकी अगर मैं मानूं तो 12% की होल्डिंग लगभग DII की इसके अंदर है। सबसे ज्यादा होल्डिंग अगर जिसकी की है, किसी की है, तो वो है FII की। देखिए कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी लार्ज कैप स्टॉक के अंदर FII इन्वेस्ट क्यों करता है और मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर वो इन्वेस्ट क्यों नहीं करता है। तो देखिए ऐसे बहुत कम स्टॉक है कि जिसमें मिड कैप स्टॉक में FII ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर FII ने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो जब तक इसको होल्ड करके रखेंगे जब तक ये लार्ज कैप में नहीं कन्वर्ट हो जाता। तो देखिए अगर FII इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। देखिए मैं बोलता हूँ बाकी कि लार्ज कैप स्टॉक में अधिकतर वो इन्वेस्ट करते हैं और एक अच्छा खासा मोमेंटम देख के वो अपनी होल्डिंग को निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मिड कैप में FII ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये जब तक इसमें से नहीं निकलेंगे जब तक ये लार्ज कैप नहीं बन सकता। तो अगर FII ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, उनको कुछ फंडामेंटल्स अच्छे लगे होंगे, तभी उन्होंने 35% इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब देखिए 35% कितना होगा, क्योंकि लगभग 15,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो इसमें उन्होंने लगभग यहाँ पे 5,000 करोड़ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। तो सीधी सी बात है कि यार आपको भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं जो कि अदर पार्टीज में आते हैं तो उनके पास लगभग 12.5% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो देखिए 88% की होल्डिंग मोटी मोटी बड़े लोगों के पास पड़ी हुई है।
तो ये एक अच्छा संकेत है। यहाँ पर एक ये नजर आ रहा है कि ये लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे और उनको भरोसा है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है और एक तरीके से 100% रिटर्न भी ये दे सकता है, क्योंकि फंडामेंटली खासा बढ़िया लग रहा है। इंडस्ट्री के पी के मुकाबले भी ये खासा अंडर वैल्यूड है, बुक वैल्यू के मुकाबले भी ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छे फंडामेंटल्स इसके नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए, अब मैं आपको इसमें यह बताऊंगा कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्यों गिरावट नजर आई है। देखिए आप, कंपनी की टोटल इनकम बढ़ी है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। और अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो उसमें आपको 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी की टोटल इनकम में देखने को मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि पहले आपको कंपनी की टोटल इनकम ही देखनी होती है, लेकिन अब आप यहां पर ये सोच रहे होंगे कि कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी क्यों देखने को मिल रही है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं तो वही कंपनी को सजेस्ट करता हूं जिसका इंटरेस्ट पेमेंट एकदम नी के बराबर होता है या तो उनका इंटरेस्ट पेमेंट होता ही नहीं है। लेकिन मैं यहां पर आपको एक वैलिड रीजन भी दे रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इनको लोग डिपॉजिट नहीं देते बैंक की तरह, इनको पहले दूसरों से लोन लेना पड़ता है, फिर ये दूसरों को लोन दे पाते हैं। मतलब जो अपने कस्टमर्स होते हैं इनके, उनको ये लोन तभी दे पाएंगे जब अगर ये दूसरों से लोन लेंगे। तो इनका तो इंटरेस्ट पेमेंट होना सीधी वाली बात है और ये हर साल बढ़ेगा, क्योंकि अगर जैसे जैसे धंधा बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि वैसे वैसे इनकी लोन अमाउंट भी बढ़ती रहेगी। क्योंकि इनकी अर्निंग कैसे होती है, पहले अगर इन्होंने 4% से दूसरी जगह से लोन लिया, फिर 6% में अगर ये लोन प्रोवाइड करवा रहे, तो वो 2% ही इनकी कमाई है। ये समझिए आप, इनका धंधा ही मेन वही है। तो इसीलिए ये मैंने आपको फैक्टर बता दिया कि इसका इंटरेस्ट पेमेंट आपको फ्यूचर में कभी भी कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता हुआ नजर आया, और इसीलिए मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से ही, और बाद में अगर आप कंपनी के एक्सपेंसेस देखोगे तो वो भी लगभग 500 करोड़ बढ़े हैं, और यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट में भी 2000 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसकी वजह से कंपनी का पिछले साल के मुकाबले 31 करोड़ का प्रॉफिट कम आया है, लेकिन इसको भी मैं रीजनेबली ओके बोलूंगा। तो कि एक तरीके से, क्योंकि मार्च 2020 में कोविड की प्रॉब्लम चालू हो गई थी, तो उसके चलते ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो लगभग 500 करोड़ बढ़े हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर जो कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में मेरे को कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अब देखिए, कंपनी की अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो 2018 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर लगभग 40 रुपए के लगभग था, और उसके बाद वो 48 रुपीज हो गया। तो लगभग 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 18 से 19 में देखने को मिला, जो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको देखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में माइनर सा थोड़ा सा डिडक्शन हुआ है, तो उसी के चलते यहाँ पर कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी आपको थोड़ा सा डिडक्शन देखने को मिला है। लेकिन आप देखिए कि पिछले 3 सालों से कंपनी का शेयर खासा गिरा हुआ है, लेकिन आप यहां पर एक अपॉर्चुनिटी देखिए। 2018 में कंपनी की बुक वैल्यू थी 283 रुपीज, जो कि बढ़कर हो गई है 40 रुपए, बढ़कर हो गई है 323 रुपए, और इस बार और बढ़कर हो गई है 361। तो यहां पर मेरे को हर साल मिनिमम 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बढ़िया बात है। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स में मेरे को कोई भी दिक्कतें नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अगर कंपनी का ये अगर ऑपरेटर को शेयर गिराना है तो उसकी वजह से अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो शेयर फंडामेंटली अच्छा है वो लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा रिटर्न देगा, वो कंपनी कहीं नहीं जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। अब अगर मैं कंपनी के डिविडेंड की बात करूं तो देखिए भाई साहब, कंपनी हर साल डिविडेंड भी बढ़ा रही है। 2018 में कंपनी ने 6 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड दिया, फिर उसके बाद 2019 में कंपनी ने 7 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड दिया, और अभी कंपनी ने लेटेस्ट मार्च 2020 में 8 रुपये का डिविडेंड दिया। तो मतलब कंपनी हर साल डिविडेंड भी बढ़ा रही है, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हर साल आपको कैश इनफ्लो भी मिलेगा अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं लंबे समय के लिए। तो ये भी एक बढ़िया बात है। अब देखिए, कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है, ये भी आप देखिए हर साल आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है। लेकिन भले थोड़ा सा गिरा है, 1% की गिरावट जरूर है, इसमें मैं बोलूंगा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई साहब जिस कंपनी का मार्जिन परसेंटेज 90% है
वो कितना बढ़िया परफॉर्म करता होगा। अब मेन बात, इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज है उसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मैं 1-2% चेंज को मैं कोई चेंज नहीं बोलूंगा। चेंज वो होता है, देखिए 93% है, अगर वहां से ये 80% हो जाता है, 85% हो जाता है, तो उसको मैं एक नेगेटिव बोलूंगा। अब आप बोलोगे कि 1% गिर गया तो ये नेगेटिव है, इसको मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ी सी कॉस्ट बिजनेस की ज्यादा हो गई है। अब ये तो आपको भी पता है कि मार्च में हर बिजनेस के कॉस्ट ज्यादा हुई है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज आपको पता है कि कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, कंपनी के एक्सपेंसेस कोविड के चलते बढ़े हैं, तो सीधी सी बात है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसमें थोड़ी सी माइनर सी आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मैंने आपको एक बात क्या बताई कि आपको मेन कंपनी की टोटल इनकम को देखना होता है, तो कंपनी की टोटल इनकम में तो आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वो ये इंडिकेशन है कि कंपनी के धंधे में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात आ गई, कोविड आ गया तो उसके चलते थोड़े से एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए। एक्सपेंसेस ज्यादा होने के बाद में फिर कंपनी ने थोड़ा इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा हो गया कंपनी का, तो उसके चलते नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में आपको माइनर सी गिरावट देखने को मिली है। अब कंपनी के मैं अगर रिटर्न रेशियोज की बात करूं तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो होता है तो वो भी उसके ऊपर ही डिपेंड होता है, कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो देखिए पिछले 2-3 सालों से कंपनी में यहाँ पे भी कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है और ये एक अच्छा इंडिकेशन है। वैसे ऑल्दो ये थोड़ा 13% मेरे ख्याल से कम है, अगर 15% से ज़्यादा होता तो मैं इसको थोड़ा अच्छा मानता, लेकिन इसको भी मैं रीजनेबली ओके बोलूँगा, क्योंकि अगर कंपनी का शेयर जो फंडामेंटली बढ़िया मिल रहा है तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत वाली बात मेरे को नज़र नहीं आ रही है। अब अगर मैं कंपनी के आरओसी परसेंटेज की बात करूं तो देखिए भाई साहब, आरओसी परसेंटेज हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर एक इंडिकेशन है कि कंपनी भी एक कंसिस्टेंट मतलब कॉन्स्टेंटली एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूं तो आप बोलोगे कि इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली है। देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उसके ऊपर कंपनी के एसेट परसेंटेज डिपेंड करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया कि कंपनी के एसेट एक साल में तो बड़े ही होंगे, क्योंकि कंपनी का धंधा बढ़ा है, कंपनी ने नए ब्रांचेस खोले होंगे, तो वो कंपनी का एसेट्स होगा, तो वो कंपनी के नए खुले ही होंगे। लेकिन आपको पता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा है, तो उसी के चलते इसका रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए रिटर्न रेशियो थोड़े से गिरते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो एकदम टॉप क्लास है, एकदम अट्रैक्टिव है। लेकिन अब आप इसमें भी बोलोगे कि कंपनी का जो लिक्विडिटी में करंट रेशियो और क्विक रेशियो है वो तो हर साल गिर रहा है, पिछले 3 सालों से हर साल गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भाई साहब ये जब तक 1 से ऊपर है तो इसको मैं बोलूंगा कि बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, क्योंकि जब तक ये करंट रेशियो 1 से ऊपर रहेगा तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन खासी अच्छी रहेगी और कंपनी को अपनी लाइबिलिटी जो कंपनी की उधारी होगी, जो शॉर्ट टर्म जो कि कंपनी को 1 साल 2 साल में पे करनी होती है, उसको पे करने में कंपनी को कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो इसलिए ये बहुत बढ़िया बात है। ये हर साल भले ही कम हो, लेकिन जब तक ये 1 से ऊपर है तो इसको मैं बढ़िया बोलूँगा और रीजनेबली बढ़िया बोलूँगा। और क्विक रेशियो तो कंपनी का सेम ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई स्टॉक वगैरह नहीं होता है, क्योंकि ये इनका हाउसिंग फाइनेंस वाला काम है, तो इसमें आपको सिर्फ करंट रेशियो ही देखने का होता है। लेकिन इसमें एडिशनल ये इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैंने सोचा आपको भी मैं बता दूं। अब ये देखिए, अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई यार ये कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो तो हर साल बढ़ रही है। देखिए ये फैक्टर ही एक मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, लेकिन इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि ये धंधा कभी भी इसकी वजह से चलेगा नहीं, ये भी आपको पता है। लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लिमिट तक अगर ये डेट हो जाता है तो इसको एक नेगेटिव फैक्टर में जरूर मानूंगा, क्योंकि इसके चलते कंपनी की बुक वैल्यू में भी आपको फ्यूचर में गिरावट देखने को मिलेगी अगर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं आती है। तो देखिए अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अभी मतलब अगर बिजनेस इसके कंपैरिजन में बढ़िया परफॉर्म भी करता है तो इसको मैं बोलूँगा कि बढ़िया है। तो देखिए ये इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कंपनी का डेट ज्यादा है तो ये तो हर साल बढ़ेगा। अब लेकिन
इसमें एक फैक्टर और है, ये देखिए आप, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी क्या लायबल है, कितना कंपनी कमा रही है उसके डेट को पे करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि हर साल एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, और यही एक बढ़िया फैक्टर है जो कि मुझे ये बता रहा है कि कंपनी में इतनी काबिलियत तो है कि वो अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सके। लेकिन आप देखिए ये कंपनियों का धंधा कभी भी, अगर ये उधारी नहीं लेंगे तो इनका धंधा नहीं चलेगा। क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर इनके यहाँ पे डिपॉजिट्स आ नहीं रहे तो ये कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा? ये कंपनी पैसा कहाँ से उठाएगी? लोगों को लोन देने के लिए, उनके घर बनवाने के लिए। तो सीधी सी बात है कि ऐसे स्टॉक में डेट टू इक्विटी रेशियो आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा, यह आपको कभी भी कम होते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, अगर कंपनी उस सिचुएशन पे आ जाती है जहां पर वो उतना ही नहीं कमा रही है जितना कि उसका डेट है, तो वो मेरे ख्याल से एक गलत बात हो जाएगी, और मेरे ख्याल से वो एक टाइम आ जाएगा जिसमें आपको इस कंपनी में से निकलना चाहिए, मतलब अपने शेयर बेच देने चाहिए इस कंपनी में से। अब ये देखिए, कंपनी के अगर मैं मार्केटिंग ऑफिसेस की बात करूं तो देखिए 282 कंपनी के मार्केटिंग ऑफिसेस है, मतलब इसके थ्रू कंपनी की मार्केटिंग की जाती है। अब अगर मैं कंपनी के बैक ऑफिसेस की बात करूं तो देखिए 25 कंपनी के बैक ऑफिसेस भी हैं, और रीजनल ऑफिसेस की बात करूं तो 9 रीजनल ऑफिसेस भी हैं। और कंपनी के जो ओवरसीज, मतलब जहाँ पे कंपनी के आउट ऑफ इंडिया में कहाँ पे मेन कंपनी का कारोबार है, तो वो दुबई और कुवैत में भी कंपनी का मेन कारोबार है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और अगर कंपनी के कवरेज की बात करूं तो 450 सेंटर्स में कंपनी का कवरेज है। और कितने एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं, तो ये भी 2392, मोटा मोटा आप 2400 रुपये मान के चलो कितने एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है वो 329 रुपये पे चल रहा है, जबकि इसका अगर आप ऑल टाइम हाई देखोगे तो 790 रुपये के लगभग का इसका ऑल टाइम हाई है। तो देखिए, मोटा मोटा आपको ये 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है, 50% से भी ज़्यादा, अगर मतलब ये 60% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है इसके ऑल टाइम हाई से। जबकि जो इसका धंधा है वो बढ़ गया, मतलब पहले जो इसका धंधा चलता था उसके मुकाबले इसका धंधा भी बढ़ गया। तो धंधे में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली है। तो यही एक बात है जो कि ऑपरेटर आपके साथ गेम चलाता है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस एक बढ़िया स्टॉक नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर मार्केट ज़्यादा गिरता भी है तो भी ये स्टॉक 250 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, इतना मेरे को लगता है। और हाँ, अगर आप इसमें एक अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 3 या 4 साल तक इसको होल्ड करना पड़ेगा। एक बढ़िया स्टॉक है, इसको आप हर गिरावट पे ले सकते हो, जबकि इसको तो आप 500 रुपये तक भी बाय कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये स्टॉक खासा बढ़िया मिल रहा है, एक बढ़िया वैल्यूएशन भी मिल रहा है। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखिए, इंडस्ट्री का पी निकल कर आता है लगभग 18 के लगभग। तो अगर आप इसको सिर्फ इंडस्ट्री के पी के ऊपर भी रखते हो तो इसका प्राइस जो कि निकल कर आता है वो निकल कर आता है 987 रुपीज, और जबकि ये अभी आपको सिर्फ 329 रुपये में मिल रहा है। मतलब जो इंडस्ट्री का जितना अर्निंग है तो उसके हिसाब से इंडस्ट्री का शेयर कितना है 987, और ये आपको कितना मिल रहा है 329 रुपये में। तो अगर ये इसका यहाँ से 12 के पी पे भी आता है तो भी आपको 100% रिटर्न देखने को मिलेंगे अगर आप इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करते हो। तो देखिए, इसमें मेन गिरने का कारण ये भी हो सकता है कि इसके इन्वेस्टर्स को ऐसा लगाओ कि यार अभी कोविड आ गया है, लोग घर वर नहीं खरीदेंगे तो ये इसका धंधा फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन अभी फिर से हाउसिंग सेक्टर का धंधा फिर से चालू होने लगा है, इसीलिए आपको इस सेक्टर में वापस से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे फ्रेश बाइंग देखने को भी मिलेगी। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर आपको एक बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। मिनिमम 10% रिटर्न तो 1-2 महीने में आपको देखने को मिल जाएंगे इस स्टॉक के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, अब रही बात एट दी एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जैसे ये स्टॉक गिरता है इसको आप बाय करते रहिए, और इसका लास्ट प्राइस रहेगा 500 रुपये। आप इसको 500 रुपये तक भी बाय कर सकते हो। मतलब अगर सपोज आज आपके पास कैश नहीं है तो कल शेयर बढ़ गया 380 हो गया तो आप तब भी बाय कर सकते हो। लास्ट बाय इसका 500 रुपये तक रहेगा, और अगर उसके नीचे अगर यहाँ से अगर शेयर जितना भी गिरता है तो आपको इसको बाय करते रहना चाहिए। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस का धंधा है, इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि कभी कोई और चलता है कभी कोई और नहीं चलता है।
तो इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे कहने पे अगर मैं सिर्फ कह रहा हूँ और अगर आप कल जाके शेयर को खरीद लेवें, ऐसा मत कीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। अगर कोई एडवाइजर नहीं है तो अपने घर में किसी बड़े या कोई आपका कोई सलाहकार हो, उससे आप बात कीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि हम यहाँ पर कोई गारंटी नहीं देते, ये हमारा ओपिनियन होता है, हम उसी को यहाँ पर शेयर करते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे उससे अच्छा लगे और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाता रहूँगा। और हाँ, अगर आपको किसी और शेयर का एनालिसिस भी चाहिए हो तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।